चलिए, स्वागत है, नए साथियों का भी स्वागत है। आज हम एक नए विषय को, बिल्कुल नए टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड में, और सारे इंपॉर्टेंट जो इससे क्वेश्चन हैं वो वैसे अपलोड हो रखे हैं। आप सुपर 100 वाले बैच में जाएंगे तो वहाँ पे यूट्यूब सेशन में देखना, आप टॉपिक वाइज दिए हैं, तो जो टॉपिक हम करेंगे उसी के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रियंका पंत जी, स्वागत है आपका जुड़ने के लिए, प्रोविडेंस के साथ फेर दिखाने के लिए, है ना। और अभिषेक जी और नमन, आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून साथियों। आज हम शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है आज का, उत्तराखंड की राज व्यवस्था। उत्तराखंड में राज व्यवस्था, एक एक चीज को मैं आपके साथ क्लियर करता हुआ चलूंगा, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था में हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्ट हैं, पहली सरकार से लेके अभी तक का क्या स्थिति है, एक एक चीज को हम क्लियर कट पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये राज व्यवस्था है, इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम होता है सरकार, है ना। ये जो सरकार है, इसके बेसिकली 3 अंग माने जाते हैं। सरकार के माने जाते हैं 3 अंग। पहले होती है जो कानून बनाती है, उसको कहते हैं विधायिका। तो कानून बनाने वाली, विधि बनाने वाली, संस्कृत का शब्द है ये विधायिका, जो विधि बनाने वाली संस्था है, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था। दूसरी होती है कार्यपालिका, जो इस कानून को फॉलो करवाती है ना। कार्यपालिका जो विधि को फॉलो करवाएगी उसको कहते हैं कार्यपालिका। और तीसरा, इसी को क्रॉस चेक करने के लिए जो विधि की व्याख्या करेगी, बताएगी कि कौन सा कानून सही है, इस कानून के तहत कितना दंड मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कौन सा कानून गलत है, उचित अनुचित का ज्ञान करवाने वाली संस्था, जिसको कहते हैं न्यायपालिका। तो आपके पास 3 प्रकार की संस्थाएं आती हैं। हम उत्तराखंड की राजनीति को भी इसी के चारों ओर घुमाते हुए चर्चा करेंगे, है ना। चलो, तो जो आपकी विधायिका है, और फिर कार्यपालिका, और फिर न्यायपालिका, इन 3 विषय पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम विधायिका से शुरू करेंगे, और फिर हम कार्यपालिका पे जाते जाते न्यायपालिका और सभी विषय पे चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, कुछ बोल रहे हैं आप। गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, विधायिका है, इस विधायिका का मतलब क्या होगा, जो विधि का निर्माण करेगी। विधि का निर्माण, विधि का निर्माण का मतलब जो कानून बनाती है, पहली संस्था विधायिका। दूसरा, उस कानून को जो पालन करवाएगी, यानी कि विधि का कार्यपालन करने वाली या उसको फॉलो करवाने वाली, इसको एग्जीक्यूट करवाने वाली जो संस्था होती है, जो कानून बना है उसको कार्यपालिका कहते हैं, जो कानून बना के फॉलो करवाती है। और जो तीसरी संस्था होती है वो करती है विधि की व्याख्या। हमने जैसे कहा, विधि की व्याख्या। तो ये 3 प्रकार की हमारी संस्थाएं होंगी, और इन संस्थाओं पे हम चर्चा करते हुए डिटेल में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अब जो विधायिका है वो कानून बनाती है, तो ये क्या करेगी, विधि का निर्माण करेगी, यानी कि अब क्या होगा, कानून बनाएगी। अभी जो कानून है ये बनेगा कैसे, तो पहला प्रश्न तो आपके सामने यही आना चाहिए ना, ये कैसे बनेगा। तो कानून बनाने के लिए कैसे बनेगा, पहला प्रश्न आया ये। तो इसको बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए आपको चाहिए होगी एक संस्था। कानून बनाने के लिए संस्था चाहिए होगी, लोगों का ग्रुप चाहिए होगा, वो सक्षम लोग चाहिए होंगे जो कानून बनाए। तो लोगों का समूह चाहिए होगा कानून बनाने के लिए, है ना। और इस लोगों के समूह को हम 2 भवनों में बैठा सकते हैं। इस लोगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, जो कानून बनाएगा उसे कहते हैं राज्य स्तर पर विधान मंडल, जिसे क्या कहेंगे आप, लेजिस्लेचर, जिसे कहते हैं विधानमंडल, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बॉडी जो राज्य में कानून बनाएगी, कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको कहते हैं विधानमंडल। अब जो विधानमंडल है साथियों, ये स्टेट लेवल पे 2 तरीके से होते हैं। जो कानून बनाने वाली संस्था है, जिसे आपने विधानमंडल का, लेजिस्लेचर कहा, लेजिस्लेचर बॉडी 2 होती हैं। एक होता है विधान सभा, जो कानून बनाने वाले लोगों का ग्रुप है। तो एक ऐसे में बना रहा हूं, एक सभा है, या इसको एक हाउस टाइप का समझ लो, है ना। तो एक हाउस बना दिया, और उस हाउस में कुछ लोग बैठ के कानून पे चर्चा करेंगे, और उसका नाम हो गया विधानसभा। दूसरा होगा विधान परिषद, और ये जो दूसरा हाउस होगा ये भी कानून पे चर्चा करेगा। लेकिन अधिकतर जो राज्य हैं उनके पास एक ही सभा होती है। अधिकतर भारत के जो मेजॉरिटी हैं वो
केवल उनके पास विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती है। हालांकि हम संविधान में क्या क्या बताया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या कहा आपको कि कानून कैसे बनेगा, तो कानून बनेगा लोगों के ग्रुप द्वारा। तो 2 हाउस होंगे राज्य स्तर पे। कानून बनाने के लिए एक समूह होता है जिसे विधानमंडल कहते हैं। उस विधानमंडल के 2 हाउस होते हैं, एक हाउस होता है विधानसभा और दूसरा हाउस होता है विधान परिषद। हालांकि उत्तराखंड में केवल एक ही हाउस है हमारे पास और उस हाउस का नाम है ओनली और ओनली विधानसभा। तो उत्तराखंड में विधानसभा है लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। उसके पीछे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक भी देखेंगे कि क्यों है, लेकिन उतना अभी नहीं घुसना है। अभी आपको बस ये याद रखना है कि उत्तराखंड में एक ही हमारे पास विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। जैसे यूपी में है विधान परिषद लेकिन हमारे पास विधान परिषद नहीं है ना। ठीक है, अब क्यों नहीं है उसके पीछे हम फ्यूचर में आपके साथ चर्चा करते हुए चलेंगे, है ना। अच्छा, इस विधान सभा के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले इतिहास देखेंगे हम, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इतिहास, किसका इतिहास देखना है, तो इतिहास देखना है विधानसभा का। हमारे राज्य में विधानसभा का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से हमारी विधानसभा आगे बढ़ी, है ना। तो देखिए, आपको पता है, इतना तो सबको ये बेसिक पता है कि 9 नवंबर 2000 की बात है और हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए। हम यूपी से अलग होते हैं और एक राज्य बनता है जिसका नाम रखते हैं हम उत्तरांचल। तो उत्तरांचल एक राज्य बनता है 9 नवंबर 2000 को। और इस राज्य को भी तो कानून की जरूरत पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी अब विधानसभा बनानी थी। क्या बनानी थी, क्योंकि हमारे पास केवल विधानसभा है, छोटा राज्य है तो विधान परिषद नहीं होगी, है ना। तो यह कानून बनाने के लिए एक संस्था तो चाहिए ही, जिसको कहते हैं आप क्या, विधानसभा। विधानसभा तो चाहिए ही। अब विधानसभा चाहिए तो कैसे बनाएं, क्योंकि वो बनती है लोगों से। किससे बनती है, लोगों से, प्रतिनिधियों से। लेकिन ये जो लोग हैं ये प्रतिनिधि हैं, अभी कहां से आते हैं, इनको कहते हैं जनप्रतिनिधि। इनको कहते हैं प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, है ना। तो जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जो लोगों के चुनाव द्वारा आते हैं। और तुरंत उत्तराखंड बना है 9 नवंबर में, तो चुनाव तो होंगे नहीं। अब चुनाव हुए नहीं तो इन लोगों को कैसे बनाएं, तो इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी तो कुछ लोग होंगे, उत्तर प्रदेश में भी तो कुछ लोग होंगे जिसे आप विधायक कहते हो। इस विधानसभा में जो लोग हैं जिसको आप विधायक कहते हो, उत्तर प्रदेश में भी तो होंगे कुछ विधायक। बोले कहाँ के, बोले उत्तराखंड के विधायक भी तो होंगे उत्तर प्रदेश में। हमने कहा ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के विधायक होंगे। कौन से वाले विधायक, अरे उत्तराखंड का जो एरिया है उसके कुछ क्षेत्रों के विधायक भी तो होंगे, जैसे गढ़वाल से होंगे, है ना, पौड़ी से होंगे, गढ़वाल क्या, पौड़ी या नैनीताल से होंगे। तो अलग अलग जगह से जो विधायक होंगे, ये विधायक भी तो होंगे अलग अलग जगह के, जो यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन लोगों को इकट्ठा करो। बल उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वहां के जो यूपी में जो लोग विधायक बन के जाते थे उन लोगों को इकट्ठा करो। तो पता चला कितने विधायक हैं कुल मिला के, तो कहा कि 31 विधायक हैं। कितने विधायक हैं, 31 विधायक हैं। कितने विधायक, 31 विधायक। कहा कहां से हैं, तो कहा जो विधानसभा है यूपी की विधानसभा, उसमें उत्तराखंड के जो लोग होते थे, उसमें उत्तराखंड के जो लोग हैं यूपी की विधानसभा में जाते थे, वो कितने लोग रहते हैं, 22 लोग उत्तराखंड की ओर से। जो अब हमारे पास उत्तराखंड 2000 का सिनेरियो बता रहा हूं, 2000 के सिनेरियो में विधानसभा में इस क्षेत्र से 22 लोग जाते थे यूपी में। और विधान परिषद में कितने लोग जाते थे, यूपी की विधान परिषद भी हुआ करती थी, तो यहाँ पे कितने लोग जाते थे, तो कहा कि 9 लोग जाते थे साहब। तो कुल मिला के कितने लोग हुए, 31 लोग हुए। 22 विधानसभा से, 9 विधान परिषद से, तो 31 लोग यूपी में बैठते थे हमारे इस वाले क्षेत्र से, जो ये भूगोल उत्तराखंड का आज है। ठीक है, तो अब कहा कि चलो फिलहाल जब तक चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि अभी चुनाव हुए नहीं है, तो जब तक चुनाव नहीं होते तो इन लोगों से ही सरकार बनाते हैं। तो कहा कि इन लोगों से क्या बनाते हैं, सरकार। जो ये 31 लोग हैं यूपी के, उन्हीं से सरकार बनाते हैं। तो कहा ठीक है, सरकार बनाते हैं। लेकिन तब तक आपको पता है विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लो, है ना। विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 साल का, और 6 साल का कार्यकाल होता है तो हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। तो यहाँ से एक सदस्य हैं जिनका नाम है मुन्ना सिंह चौहान। तो मुन्ना सिंह चौहान एक इन 9 लोगों में से एक व्यक्ति थे। 9 लोगों में से एक व्यक्ति थे, वो यहाँ से रिटायर हो गए, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब कितने लोग बचे यहाँ, 8 लोग बचे। इसका मतलब क्या है,
सरकार बनाने के लिए हमारे पास कितने लोग बच गए? 30 लोग। 31 विधायक थे, लेकिन एक विधायक कम हो गया। क्यों? क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान हो गए रिटायर, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब मुन्ना सिंह चौहान रिटायर हो गए, तो अब कितने लोग बचे हुए हैं? 30 लोग बचे हुए हैं। ठीक है। अब सरकार कैसे बनती है आप लोगों को थोड़ा सा पता ही होगा। सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है बहुमत। बहुमत मतलब कि जिसका ज्यादा संख्या होगी, जिसकी ज्यादा संख्या होगी, जिनकी ज्यादा संख्या होगी, जिस दल की, उस दल की बनेगी सरकार। जिस दल की ज्यादा संख्या होगी उसकी बनेगी सरकार। तो यहां देखा कि इस 30 लोगों में देखो बल्कि किस पार्टी के ज्यादा लोग हैं, तो कौन पार्टी के ज्यादा विधायक हैं? यहाँ पे किस पार्टी के ज्यादा विधायक हैं? तो कहा कि एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी है, और बीजेपी के ज्यादा विधायक हैं। बल्कि कितने विधायक हैं? तो 22 विधायक हैं 30 में से। ये आया प्रश्न, कितने विधायक हैं? बल 22 विधायक हैं 30 में से। तो कहानी शुरू से आप समझ पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हुआ कि 30 लोग अब विधानसभा में रह गए। उत्तराखंड की जो अंतरिम विधानसभा है, जो अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो 30 लोग थे। तो कहा कि कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, उसमें से ज्यादा किसके पास बहुमत है? तो वो बीजेपी के पास है। अब बीजेपी के पास 30 में से 22 लोग हैं, तो कहा कि अब बनाओ बल एक सरकार, जिसको हम नाम देंगे अंतरिम सरकार। तो क्या बनाई? उत्तराखंड में बनाई गई एक सरकार जिसका नाम रखा गया अंतरिम सरकार। तो ये अंतरिम सरकार है, इसमें कितने सदस्य? 30 सदस्य आए, और 30 सदस्यों में से विधायिका में कितने? 22, क्योंकि किसके पास थे? बीजेपी के पास थे, इसीलिए सरकार बनी बीजेपी की। तो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। ठीक है। अब ये जो घटना है ये किस दिन की है? तो 9 नवंबर 2000 की घटना है। तो 9 नवंबर 2000 को हमने अंतरिम विधानसभा या अंतरिम सरकार बना दी। बड़े ध्यान से समझते हुए चलिए साथियों, अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि जो शब्द है अंतरिम, इसका मतलब टेम्परेरी। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक हम कोई ना कोई सरकार तो रखेंगे, उसका नाम रखा हमने अंतरिम सरकार। अभी जो अंतरिम सरकार है, इसमें आपके, क्योंकि सरकार बीजेपी की बनी, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक 30 में से 22 लोग तो बीजेपी के थे, इसीलिए अब बनाया गया एक अंतरिम सीएम। और अंतरिम सीएम जो बनाया गया सरकार में, वो कौन होंगे? तो आपके, जिसका नाम आपने सुना होगा, नित्यानंद स्वामी। तो कैसे बने ये अंतरिम सरकार के सीएम? क्योंकि चुनाव नहीं हुए हैं, तो जो यूपी में 22 लोग जाते थे उसमें से नित्यानंद स्वामी को बनाया गया मुख्यमंत्री। और ये कब बने? तो 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड के सीएम बने नित्यानंद स्वामी। आपको पता चल पा रहा होगा कि उत्तराखंड का, इनका कास्ट उत्तराखंड की पता ही नहीं चल पा रही है। नित्यानंद तो चलो हर किसी का नाम होता है, लेकिन पीछे से स्वामी। अब क्योंकि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, लेकिन जो बीजेपी में आंतरिक लोग थे, इन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड बनाया बाहरी लोगों से अलग होने के लिए। यूपी में नहीं रह सकते थे हम, अगर आपको बाहरी लोगों को ही यहां बसाना था। यूपी में नहीं रह सकते थे अगर आपको सीएम बाहर का बनाना था। तो बीजेपी के अंदर ही अंतर कलह चल रहा था, लड़ाई बीजेपी के अंदर चल रही थी। बीजेपी के अंदर जब लड़ाई चल रही थी, तो फिर नित्यानंद स्वामी को कैसे बनाया जाए? तो नित्यानंद स्वामी जी बेचारे 9 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2000 से लेके सीएम रहते हैं, और मात्र कुछ समय तक ही रहते हैं। और उनका जो डेट है वो है 29 अक्टूबर 2001। ठीक है, एक साल भी नहीं, 11 महीने तक सीएम रहते हैं नित्यानंद स्वामी। क्योंकि ये मूल रूप से कहां के थे? पंजाब के थे, और इनके पिताजी काम करते थे एफआरआई देहरादून में। और एफआरआई में जब काम करते थे तो नित्यानंद स्वामी अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ देहरादून में आ चुके थे, और बचपन से ये देहरादून में ही इनका लालन पालन हुआ। इसीलिए दून में काफी अपने कार्य के तहत अपने गढ़ क्षेत्र को दून बनाते हैं, और दून में ही इनका क्या होता है? राजनीतिक कार्यकाल। इस कारण से इनको सीएम बनाया गया। लेकिन नहीं, बीजेपी में अंतःकलह चला, इसके कारण नित्यानंद स्वामी जी को हटा दिया गया। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, सीएम बने, और वो जो नित्यानंद स्वामी है 9 नवंबर को बने, लेकिन आपको याद रखना है किस सरकार के हैं? अंतरिम सरकार के। इसीलिए क्या होंगे? ये होंगे पहले उत्तराखंड के सीएम। तो पहले मुख्यमंत्री आप नित्यानंद स्वामी को कह सकते हैं, या यूं कहें कि दूसरा ये भी कह सकते हो कि पहले अंतरिम सीएम। पहले अंतरिम सीएम भी आपके कौन है? नित्यानंद स्वामी। दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, पहले सीएम भी यही है और पहले अंतरिम सीएम एक ही बात है ना? क्योंकि पहले सीएम है और अंतरिम सीएम इसलिए क्योंकि चुनाव नहीं हुए, बिना चुनाव के बने हैं, है ना? ठीक है। अब नित्यानंद स्वामी
आपके पहले सीएम बन चुके हैं, अंतरिम सीएम बन चुके हैं। तो अब ये सीएम की दौड़ से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उत्तराखंड की लड़ाई में अब उत्तराखंड का कोई आदमी आना चाहिए। तो भगत सिंह कोश्यारी, आपने देखा हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी न्यूज में काफी ज्यादा थे, है ना, उनको सम्मान मिला पद्म भूषण इस कारण से, है ना। तो भगत सिंह कोश्यारी, अब भगत सिंह कोश्यारी दूसरे सीएम बनते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनको आपने देखा पद्म अवार्ड मिला जिसका नाम है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण के कारण ये न्यूज में है इसीलिए। तो अब 29 अक्टूबर को, कब बने, 29 अक्टूबर 2001 को सीएम बनते हैं, अंतरिम सीएम। और क्योंकि चुनाव होने थे अब, तो चुनाव 2002 में होने थे, तो 2002 में जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक आपके मुख्यमंत्री रहते हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड की राजनीति में हमने बना दिया अंतरिम सरकार, है ना, विधानसभा बना दी। और इस विधानसभा में जो ये सदस्य थे उसमें भगत सिंह कोश्यारी दूसरे सीएम बन चुके हैं, और दूसरे सीएम है तो साथ में ये भी क्या याद रखना है कि दूसरे सीएम भी हैं और दूसरे अंतरिम सीएम भी हैं। अंतरिम, इसको इंटरिम कहते हैं इंग्लिश में, है ना, तो अंतरिम मुख्यमंत्री भी यही है। ठीक है साथियों, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो पहले सीएम आ गए आपके नित्यानंद स्वामी, दूसरे हो गए भगत सिंह कोश्यारी। रीजन कि बीजेपी में अंतकलह चला, इसी कारण से 2 साल का था बस। 9 नवंबर 2000 से लेकर 2002 में चुनाव होने थे, 2002 में चुनाव की तिथि फिक्स कर दी गई थी, लेकिन 2 साल ये रुक नहीं पाए और आपस में ही लड़ाई के कारण सीएम चेंज होते गए, है ना। तो उत्तराखंड का इतिहास ऐसे ही रहा है। तो अब क्या हो गया भाई, डेट फिक्स हो गई। किसकी डेट फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गई। अब विधानसभा चुनाव होंगे, क्या होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, क्या होंगे, बल विधानसभा चुनाव। अव्वल कब होंगे, अब तो डेट फिक्स हो गई कि 14 फरवरी का डेट फिक्स कर लो। कब की, 2002 की। तो 2002 में 14 फरवरी को अब होंगे उत्तराखंड में चुनाव, और उत्तराखंड में चुनाव होंगे। और अब इस विधानसभा चुनाव में कौन कौन जीत के आएगा, कैसे कैसे आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपका विधानसभा का कार्यकाल रहा, ठीक है। तो अंतरिम में थोड़ा सा कुछ और है, इससे पहले अंतरिम सरकार में क्या क्या काम हुआ उसको देख लेते हैं, फिर चुनाव पे बाद में आते हैं, पहले विधानसभा चुनाव पे बाद में आते हैं, ठीक है। शैली चौधरी जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी। चलिए ठीक है, तो इतना कुछ हुआ, इतना समझ रहे हैं आप कि विधानसभा में कुछ किस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब इस अंतरिम सरकार में और अधिकारी हैं, पहले मैं उनको बता देता हूं आपको, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो इस अंतरिम सरकार पे और चर्चा करेंगे, है ना। तो इसी पे थोड़ा सा मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, अंतरिम सरकार को यहाँ पे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे लिख रहा हूं, है ना। देखिए अब अंतरिम सरकार में आपके सीएम तो आपने देख लिया, अंतरिम सरकार में अंतरिम सरकार और इसके अधिकारी कौन कौन है ना। तो सीएम तो आपने देख लिए, मुख्यमंत्री हो चुके हैं नित्यानंद स्वामी 2002 को, नित्यानंद स्वामी। तो नित्यानंद स्वामी 2002 को सीएम बन चुके हैं। अब इसमें और नेता भी तो होंगे, तो कितने कैबिनेट मंत्री थे, तो कैबिनेट मंत्री कितने बने, तो कैबिनेट मंत्री बने 9। राज्य मंत्री कितने बने, तो राज्य मंत्री बने 4, ठीक है। तो कुल मिला के 13 लोगों में से नित्यानंद स्वामी भी थे, तो ये कुल मिला के 13 लोगों का एक मंत्रालय बना, राज्य मंत्री 4 बने, 9 कैबिनेट मंत्री बने, है ना। अच्छा, इसमें और कुछ भी तो होते हैं, जैसे कि एक विपक्ष का नेता होता है जो अपनी बात रखता है, जिसे कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। तो ये सारे अंतरिम। तो नेता प्रतिपक्ष पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, अगर इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम लिखें तो कुछ इस प्रकार से देखें, पहला नेता प्रतिपक्ष, और वो भी कौन सा, अंतरिम। तो पहला नेता प्रतिपक्ष अंतरिम, अंतरिम का मतलब कि टेम्परेरी है। तो पहले टेम्परेरी नेता प्रतिपक्ष कौन बनते हैं, तो पहला नेता प्रतिपक्ष बनते हैं आपकी इंदिरा हृदयेश, हृदयेश, है ना, इंदिरा हृदयेश, ठीक है, इंदिरा हृदयेश। तो इंदिरा हृदयेश आपकी पहली अंतरिम नेता प्रतिपक्ष बनती है, यानी कि विपक्ष का नेता, कांग्रेस की ओर से अपनी बात रखने वाला, सरकार पे लगाम लगाने वाला, सरकार के कार्यों पे क्वेश्चन उठाने वाला कि आपने सही किया कि गलत किया। नेता प्रतिपक्ष बन गए, आपके कैबिनेट मंत्री बन गए। अब यहाँ पे एक वो भी तो बनेंगे विधानसभा के अध्यक्ष, क्योंकि विधानसभा बन चुकी है तो विधानसभा के अंतरिम अध्यक्ष भी तो बनेंगे। तो ये सारे पहले पहले है ना, क्योंकि पहले पहले की बात हो रही है। तो विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम है, ठीक है। तो अंतरिम में
अंतरिम तो विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम, तो अंतरिम में विधानसभा पहले अध्यक्ष, पहले विधानसभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो इस समय बीजेपी के एक नेता थे जिनका नाम था प्रकाश पंत। तो प्रकाश पंत जो लास्ट में इनकी जब मृत्यु हुई 2020-21 में, तो आपको पता है उस दौरान वित्त मंत्रालय इनके हाथ में था। तो प्रकाश पंत आपके अंतरिम अध्यक्ष बनते हैं विधानसभा के पहले, है ना। पहले अंतरिम जो नेता प्रतिपक्ष है वो इंदिरा हृदय बनती है, पहले अंतरिम सीएम या पहले सीएम बनते हैं आपके नित्यानंद स्वामी, है ना। इसके अलावा एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब जानते हैं आप लोग, ये भी याद रखना है साथियों। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये आपके बुक्स में देखने को नहीं मिलता है ना, इसको भी याद रखना है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है सबसे वृद्ध कोई नेता जिसको टेम्परेरी बेसिस पे अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी देखो विधानसभा के अध्यक्ष है प्रकाश पंत, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे कोई व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर, यानी कि प्रोटेम टेम्परेरी बेसिस पे केवल 1-2 दिन के लिए, जब तक नई विधानसभा नहीं बन जाती, तो प्रोटेम स्पीकर सबसे पहला व्यक्ति, है ना। तो सबसे बुजुर्ग इंसान होता है ये, और ये कौन थे? सबसे बुजुर्ग इंसान या सबसे बुजुर्ग जो विधायक होता है या सांसद होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा देखें कौन थे प्रोटेम स्पीकर। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उनका नाम था काजी मुइद्दीन। कौन थे ये? इनका नाम था काजी मुइद्दीन, ठीक है। तो काजी मुइद्दीन सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर बने, विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत बने, नेता प्रतिपक्ष आपकी इंदिरा हृदय थी। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये डेटा है, ये डेटा को याद रखना ही पड़ता है साथियों, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले सीएम आपके अंतरिम सीएम नित्यानंद स्वामी, पहले आपके नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, पहले विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत जी, अंतरिम है सारे, ठीक है, सबके सभी अंतरिम है। और पहले प्रोटेम स्पीकर काजी मुइद्दीन। इस प्रकार से ये याद रखना है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। तो इस प्रकार से आपकी अंतरिम सरकार बनी और इस अंतरिम सरकार ने इस प्रकार से कार्यकाल किया, है ना। तो ये जो प्रकाश पंत है इनका भी आपको पता है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को अंतरिम सरकार बनी थी और 2002 में चुनाव होने थे, तो 2002 तक ये रहते हैं। ये भी 2000 से लेके 9 नवंबर 2000 से लेके 2002 तक ये क्या रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहती हैं। और ये तो खैर 1-2 दिन के लिए ही बनते, तो 1 दिन के लिए बनते हैं, तो इसमें क्या ही याद रखना आपको, है ना। तो 9-10 नवंबर तक के लिए, उसके बाद क्योंकि नई विधानसभा बन जाती है तो इन्होंने अपना कार्यभार किसको दे दिया, फिर प्रकाश पंत को दे दिया, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है 11 महीने तक सीएम रहते हैं। इस प्रकार से आपका उत्तराखंड का सीएम का कार्यकाल। अच्छा मैं ना इसको, क्योंकि नोट्स मेरे पास हैं तो मैं इनको आपको भेज दूंगा, इसको प्रिंट करवा लेना आप लोग, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख लेना, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मृदा के नोट्स भी बचे हुए हैं पुराने वाले, मैं वो भी भेज दूंगा आपको। अच्छा अब क्या हुआ कि चुनाव होना था भाई 2002 में, लेकिन अब मैंने कहा ना कि अब आओ यहाँ कहानी पे, जो मेन कहानी है। विधानसभा चुनाव की तिथि फिक्स की गई कि हम 14 फरवरी को विधानसभा की चुनाव करवाएंगे, लेकिन चुनाव होने से पहले होता है एक काम, उसको कहते हैं परिसीमन, होता है परिसीमन। अब आप कहोगे कि ये परिसीमन होता क्या है, तो परिसीमन का मतलब होता है या तो सीटों को बढ़ाना, सीटों को बढ़ाया जाता है, तो सीटों को यूजुअली इसमें चेंजेस किए जाते हैं, बढ़ाना। क्षेत्रों में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन अभी बताऊंगा आपको क्या होता है इसका मतलब, है ना, एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा आपको। क्षेत्रों में परिवर्तन और आरक्षण, किस किस क्षेत्र में कितना कितना आरक्षण लागू होगा। तो ये जो परिसीमन है इसमें होता है या तो सीटों को बढ़ाना घटाना, या क्षेत्रों में परिवर्तन या आरक्षण। अब देखो कैसे, सीटों को बढ़ाना, हमारे पास कितनी सीटें थी, 30 सीटें हैं जो अंतरिम रूप से हैं, तो अब इनको कितना किया जाएगा, अब हम 70 तक पहुंचेंगे। तो एक तो सीटों को बढ़ाने का काम हुआ। अब जैसे 2026 में परिसीमन होगा ना लोकसभा के लिए, अब देखते हैं कितना परिसीमन होता है, 838 या 878 के आसपास मेरे ख्याल से सीटें बढ़ेंगी, तो वो परिसीमन ये होता है ना। क्षेत्रों में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन का मतलब क्या है, किसी एक क्षेत्र में माना ये 4 सीटें थी, 1 2 3
4। तो इन 4 सीटों को क्या करना, क्षेत्रों में परिवर्तन करना। तो अब ये हो सकता है कि यहाँ पे हम 6 सीटें बना दें कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो सीटों क्षेत्रों में परिवर्तन, तो जो ये वाला एरिया था, ये देखो ये वाला जो एरिया था, मैं इसको डॉट 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 बना रहा हूँ। अब इसमें लगभग 2 सीटें आ चुकी हैं, 1.5 सीट आ चुकी है, तो इसका एरिया थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना। तो क्षेत्रों में परिवर्तन इस प्रकार से होता है परिसीमन में। और आरक्षण हो सकता है कि मैं जो रेड कलर से बता रहा हूँ, ये देखो ये वाला एरिया आरक्षित सीट थी, है ना। और इससे पहले ये वाला एरिया था जो नॉन आरक्षित था, तो इसको आरक्षण में लेके आए गए। तो आरक्षण वाला जो एरिया है वो, और इस प्रकार से परिसीमन का काम ये होता है बेसिकली, कि सीटों को बढ़ाना घटाना बढ़ती है बेसिकली। क्षेत्रों में परिवर्तन है ना, कि कोई एरिया था, ये दूसरे नंबर का जो एरिया था अब ये ऐसे बन चुका है, ठीक है, 2 एरिया में बढ़ चुका है। और आरक्षण कि किस क्षेत्र में हम एससी के लिए आरक्षित करेंगे, किस क्षेत्र को हम एसटी के लिए आरक्षित करेंगे, और किस क्षेत्र को वुमेन के लिए आरक्षित करेंगे। तो ये बेसिकली इस प्रकार से परिसीमन होता है। और उत्तराखंड में सबसे पहले चुनाव होने तो चुनाव से पहले हमने परिसीमन किया गया। तो पहला परिसीमन उत्तराखंड में जो हुआ, वो पहला परिसीमन कब हुआ, तो पहला परिसीमन याद रखना है साथियों, पहला परिसीमन कब हुआ, तो पहला परिसीमन हुआ आपका 2002 में, है ना। 2002 में याद रखना है। अगर इसकी फिक्स डेट याद रखनी है आपको, तो 5 नवंबर 2002 को पहला परिसीमन हुआ। और ये पहला परिसीमन ही था जिसमें आपकी सीटें हो गई 70 सीटें, है ना। तो 70 सीटें हो गई इसमें पहले परिसीमन में। और एक आपकी एंग्लो इंडियन हो गई, एंग्लो इंडियन। अंग्रेजों के समय से ये व्यवस्था चली आ रही थी। तो कुछ इस प्रकार से आपकी सीटें हो गई पहले में, है ना। तो 70+1 हो गई। पहला परिसीमन हुआ 2002 में। हालांकि अब हम दूसरे परिसीमन पे भी जाएंगे बाद में। पहला परिसीमन हो गया 2002 में। और जो दूसरा होता है, दूसरा परिसीमन होता है, वो आता है आपका परिसीमन। ये जो दूसरा परिसीमन है ये होता है 2008 में। तो उत्तराखंड में अभी तक 2 ही बार परिसीमन हुआ है। इस 2 बार परिसीमन में सीटों का चेंजेस हुए हैं, कभी इधर से कभी उधर से सीटें परिवर्तित हुई हैं। तो इस प्रकार से परिसीमन हुआ। अच्छा, हम पहले परिसीमन पे आते हैं। दूसरा परिसीमन हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पहले परिसीमन में आते हैं। पहले परिसीमन हो गया, 70 सीटें हो गई। और अब चुनाव होने की तिथि फिक्स हो गई। चुनाव कब होंगे, 14 फरवरी को होंगे। तो चलो भाई, अपने डेट पे, वैलेंटाइन डे पे चुनाव हो गए 2002 में, ठीक है। तो 2002 में चुनाव हुए। अब इस चुनाव में क्या क्या होता है, किस प्रकार से सीटें आवंटित होती हैं, उस पर जरा देखते हैं, हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ। तो अब हो गए चुनाव। कब हुए चुनाव, 14 फरवरी। याद रखना है डेट, एग्जाम में आता है 14 फरवरी 2002 को। बिल्कुल याद रखना कि वैलेंटाइन डे पे चुनाव हुए, ऐसे में ज्यादा याद रहती हैं चीजें, है ना। याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुआ। अब इसका चुनाव का परिणाम आया भाई, कि किस किस प्रकार रुझान रहा लोगों का। तो लोगों ने क्या कहा कि हम जो सरकार बना रहे हैं, इसका परिणाम क्या रहा कि जो हम सरकार बना रहे हैं, और वो कितने कितने क्या क्या चीजें हुई उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो इसका परिणाम देखो, सबसे पहले तो जो वोटिंग है वो कितने % हुई। तो इसकी जो वोटिंग है, वोटिंग हुई 54.34%। ये भी एग्जाम में आता है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ना। आपके परीक्षा वाणी में कुछ अलग तरीके से दे रखा है, अन्य किताबों में अलग अलग है। तो 54.34% वोटिंग हुई आपकी, ठीक है। चुनाव आपको पता ही है, चुनाव की जो डेट है वो है 14 फरवरी। दोबारा लिख रहा हूं ताकि याद रहे, 2002 में, है ना। अच्छा, सरकार किसने बनाई, तो आपको पता ही होगा। इस दौरान 2002 में सरकार बनाते हैं आपके, सरकार बनती है कांग्रेस की सरकार, ठीक है। कांग्रेस की सरकार बनती है 2002 में। और उसके पीछे रीजन था कि कांग्रेस का इन्फ्लुएंस था उस समय, है ना। कांग्रेस का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे उत्तराखंड में आ रहा था। हालांकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन इस यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती है। और एनडी तिवारी इसके एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो इस कारण से, क्योंकि एनडी तिवारी का इन्फ्लुएंस काफी था, यूपी में था, और एनडी तिवारी को बनाया गया फिर नारायण दत्त तिवारी जी को, नारायण दत्त तिवारी जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। तो नारायण दत्त तिवारी बन गए आपके मुख्यमंत्री, है ना। तो नारायण दत्त तिवारी। और अच्छा, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, प्रथम
निर्वाचित। तो पहले निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड, पहले चुनाव द्वारा जीते गए आपके सीएम थे एनडी तिवारी। तो इस प्रकार से लेखा जोखा हुआ, 54% वोटिंग हुई, 14 फरवरी को चुनाव हुए और इसका जो परिणाम आया, ये परिणाम कब आया भाई? चुनाव तो हुए 14 फरवरी को और इसका जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट कब आया था? तो जो रिजल्ट आया था आपका वो आया था 2 मार्च को, मतलब उससे पहले आ गया था। और 2 मार्च 2002 को ये सरकार का गठन हुआ, है ना, सरकार का गठन। तो विधानसभा का गठन कहें या सरकार का गठन कहें, एक ही बात है, विधानसभा का गठन या सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ। 2 मार्च 2002 को आपके सीएम बने फिर एनडी तिवारी, है ना। अच्छा, इसमें फिर विपक्ष का नेता भी तो होगा, जिसे कहते हैं विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, और शुद्ध हिंदी में कहें तो नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता भी तो होगा। तो विपक्ष का नेता इस समय 2 लोग बनते हैं इसमें, है ना। पहले तो बनते हैं जो आपके सीएम थे इस समय, इससे पहले तक भगत सिंह कोश्यारी जी। तो कोश्यारी जी अब नेता प्रतिपक्ष बनते हैं आपके, भगत सिंह कोश्यारी, है ना। तो ये कुछ समय तक ही रहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी का जो कार्यकाल था 2002 में ये नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और 2003 में बीजेपी कुछ और सोचती है, इनको अब दूसरी जगह लेके जाना था, है ना। तो 2003 में यहां से नेता प्रतिपक्ष के पद से ये त्याग पत्र दे देते हैं। फिर उसके बाद 2003 में एक टिहरी के विधायक थे मातवर सिंह कंडारी, मातवर सिंह कंडारी, है ना। तो ये बनते हैं 2003 से लेके 2007 तक नेता प्रतिपक्ष। तो याद रखना है आपको, पहले नेता प्रतिपक्ष है इंदिरा हृदयेश, 2000 में बनी थी, और दूसरे नेता प्रतिपक्ष जो निर्वाचित है वो है आपके भगत सिंह कोश्यारी। तो इनसे भी क्वेश्चन आएगा। तो भगत सिंह कोश्यारी के 2 क्वेश्चन देख लिया आपने, उत्तराखंड के दूसरे सीएम भगत सिंह कोश्यारी, है ना, और पहले निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें यह गठन हो गया। अच्छा, इसमें कितने महिलाएं थी और कितने एंग्लो इंडियन थे, तो उसके बारे में देख लो जरा। इसमें अगले चुनाव में भी और इस वाले चुनाव में भी कितनी महिलाएं जीत के आती हैं, तो 4 महिलाएं थी इसमें। कितनी महिलाएं थी? तो आपकी 4 महिलाएं थी। अच्छा, एंग्लो इंडियन आएगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन का हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एंग्लो इंडियन का हमने प्रोविजन कर रखा है। तो एंग्लो इंडियन कौन होंगे भाई? तो पहले एंग्लो इंडियन कौन थे? एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। तो पहले एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम था रसल वेलेंटाइन, रसल वेलेंटाइन गार्डनर, है ना। तो याद रखना है, पहला कुमाऊं का कमिश्नर भी गार्डनर था, और ऐसे ही रसल वेलेंटाइन गार्डनर पहले एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन के बारे में थोड़ा सा हम, जब आपको पता चलेगा कि 2019 में इसकी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, अब एंग्लो इंडियन नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले रसल वेलेंटाइन गार्डनर कांग्रेस सरकार में रहते हैं, पहले एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि, और फिर 2002 में कुछ इस प्रकार से आपकी ये जो मेन खाका है चुनाव के बाद कैसे कैसे रहता है, ये इस प्रकार से रहता है ना। तो ये आपके स्क्रीन पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वोटिंग 54.34%, 14 फरवरी को चुनाव हुए, परिणाम 2 मार्च 2002 को सीएम का निर्धारण हुआ। सीएम बने आपके नारायण दत्त तिवारी, पहले निर्वाचित सीएम बने, और कांग्रेस सरकार ने इनको सीएम के पद पे उतारा, और बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी को, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का होता है ना नेता प्रतिपक्ष, तो बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी को पहले रखा, फिर भगत सिंह कोश्यारी ने त्याग पत्र दिया, और उसके बाद बीजेपी के दूसरे नेता माधवन सिंह कंडारी बने नेता प्रतिपक्ष। एंग्लो इंडियन बने पहले रसल वेलेंटाइन गार्डनर, और कुल महिलाएं की थी 4। सरकार का गठन आपने 2 मार्च 2002 को किया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, जो नारायण दत्त तिवारी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा। जो तिवारी जी हैं, ये आपको पता है ये नैनीताल के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था ये नैनीताल में हुआ था, और इससे पहले ये यूपी के सीएम बन चुके थे, वो भी कितनी बार? 2 बार। तो इसीलिए इनका कद काफी बड़ा था। इनका जो नाम है आपको पता है, विकास पुरुष के नाम से जानते हैं इनको, है ना। उत्तराखंड में काफी सारे इस दौरान इन्होंने काम किए, और एकमात्र सीएम है जिन्होंने अभी तक, अगर पुष्कर सिंह धामी नहीं होते हैं तो अभी तक एकमात्र सीएम है जिन्होंने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया।
अभी तक कोई नहीं हुआ है, कोई भी नहीं। इतने सीएम चेंज हो गए, एक भी सीएम जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो नरेंद्र तिवारी के अलावा कोई नहीं है उत्तराखंड के इस इतिहास में, है ना। अगर आपके अगले चुनाव जो 2027 में है, सेंट्रल गवर्नमेंट पुष्कर सिंह धामी को चेंज नहीं करती है, तो यही है सबसे लंबे समय तक सीएम बनने वाले अभी तक, नरेंद्र तिवारी। और अगर पुष्कर सिंह धामी रुक जाते हैं इस एक साल भी, तो ये मान के चले कि सबसे लंबे समय तक सीएम बनने वाले और पूरा कार्यकाल करने वाले दूसरे सीएम हो जाएंगे, है ना। सबसे लंबे समय तक सीएम बनने वाले पुष्कर सिंह धामी पहले नंबर के हो जाएंगे और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नंबर के सीएम हो जाएंगे। चलिए, इतना मैंने आपको बताया, है ना। अब इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या क्या बता रहा हूं। एक बार अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा साथियों, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है मैंने जो जो बताया आपको? और इस बार अब विधानसभा के जो अध्यक्ष बनते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, और ये हैं कौन से? निर्वाचित। इससे पहले कौन से थे? वो थे अंतरिम। तो अंतरिम में तो आपने देखा, है ना, यश प्रकाश पंत जी को। और अब निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो हैं यशपाल आर्य। ये भी कांग्रेस से हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष जैसे कि ऋतु खंडूड़ी भूषण आजकल हैं विधानसभा की अध्यक्षा, पहली महिला अध्यक्षा, तो वो बीजेपी से हैं। तो जो पार्टी सरकार बनाती है उसी का ही होता है विधानसभा अध्यक्ष, है ना। तो यशपाल आर्य इस प्रकार से बनते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। कब से कब तक? 2002 से लेके 2007 तक। 2002 से 2007 तक आपके ये रहते हैं पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, चलो इतना समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, अब इतना है। और कितना मिनट हुआ? हाँ 37 मिनट। तो थोड़ा सा एक और चुनाव देख लेते हैं 2007 का, ठीक है, उसके बाद एंड कर देंगे। ज्यादा लोड भी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हम खत्म कर लेंगे, जल्दी ही खत्म कर लेंगे। तो अब देखो, दूसरा विधानसभा चुनाव याद रखना है। मैं आपको कहानी भी बताते चलूंगा साथ में, ताकि आपको मजा आता रहे, है ना। द्वितीय विधानसभा चुनाव, द्वितीय विधानसभा के चुनाव हो गए। अब द्वितीय विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो कब से होते हैं और कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरे विधानसभा के चुनाव, है ना। तो दूसरे विधानसभा के चुनाव, अब डेट फिक्स हो गई भाई। तो अब कब होगा ये? तो पहले तो ये जो डेट है, चलो तो तिथि फिक्स हो गई कि दूसरे विधानसभा के चुनाव, क्योंकि पहली सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव होने चाहिए। तो जो आपके सीएम है वो है एनडी तिवारी साहब। तो एनडी तिवारी साहब कब से कब तक हैं? तो 2 मार्च से लेके है 7 मार्च तक सीएम। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख देता हूं। चलो, तो जो सीएम है एनडी तिवारी साहब, एनडी तिवारी, ठीक है। तो एनडी तिवारी जी सीएम है। तो ये कब से कब तक है? 2 मार्च से लेके, क्योंकि सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है ना, तो 2 मार्च 2000 से लेके 7 मार्च 2007 तक ये सीएम रहते हैं, है ना। और अब जब चुनाव है तो दूसरी जो विधानसभा है, हमने अभी कहा दूसरी विधानसभा, तो जो दूसरी विधानसभा है उसके जो चुनाव होंगे वो कब होंगे? तो ये इनका कार्यकाल खत्म होने से पहले, 7 मार्च से पहले, है ना। तो देखो, चुनाव की जो डेट है, ये जो तिथि है, जो तिथि निकाली गई चुनाव की कि कब चुनाव होंगे, तो तिथि निकाली गई, डेट निकाली गई, और वो कहा गया 21 फरवरी को हम करवाएंगे उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव। दूसरे विधानसभा चुनाव 2007 में। इस समय कहानी चल रही थी नरेंद्र सिंह नेगी और कई सारे लोग, मतलब क्योंकि कांग्रेस ने थोड़ा सा काम भी किया, लेकिन साथ साथ ऐसा कहना है विभिन्न विद्वानों का और विभिन्न लोगों का, खासकर जो विभिन्न लोग हैं, उन्होंने कहा कि साथ साथ में थोड़ा सा कांग्रेस निरंकुश जैसा, या कांग्रेस थोड़ा सा बेपरवाह हो गई जनता के प्रति। तो नेगी जी के गाने आए, नेगी जी ने गाया कि नौ छमी न रेना कल जुगियो तारी रे, नौ छमी न रेना। अब वो गाना था किस पे? नरेंद्र तिवारी पे, नौ छमी ना रेना। और उसमें सारा उन्होंने गाना इस प्रकार से गाया कि जनता की नजरों में नारायण दत्त तिवारी खटक गए।
चुनाव परिणाम आने थे, 2007 में चुनाव होने थे, और नेगी जी का एक गाना, और हालांकि बीजेपी भी काम कर रही थी अपनी एंड से, ऐसी बात नहीं है, तो बीजेपी अपनी ओर से काम कर रही थी, और इन सब परिस्थितियों में सरकार हो गई चेंज। 2007 में 21 फरवरी की डेट एक तिथि थी जिससे सरकार को चेंज करने को मजबूर किया गया, है ना। और इसमें आपके जो मुख्यमंत्री बने, आपने देखा होगा, इसमें सीएम के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए, क्योंकि जो जीत किस पार्टी की हुई, वो हुई बीजेपी की। कांग्रेस को सरकार से उतार दिया गया और जीत बीजेपी की हुई, और इसमें सीएम बने आपके एक मेजर जनरल थे, जनरल नहीं, मेजर, तो मेजर थे जिनका नाम था मेजर भुवन चंद खंडूरी, बीजेपी के सांसद थे। हालांकि ये विधायक नहीं थे, इस समय चुनाव में नहीं आए थे ये, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो परिपाटी रही है ना उत्तराखंड में राजनीति में, ऐसी रही है कि कभी भी सीएम बनाया गया तो वो उस चुनाव में लड़ा ही नहीं, दूसरे कहीं बाहर से उठा के लेके आए। जैसे पुष्कर सिंह धामी को देख लीजिए, इससे पहले विभिन्न जो भी विधायक रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी इवन चुनाव नहीं लड़े, उसके बावजूद भी उनको सीएम बनाया गया 2002 में, क्योंकि उनका कद उतना बड़ा था। तो यही भुवन चंद खंडूरी को फिर बाद में सीएम पद की शपथ दिलाई गई। तो देखिए 2000, ये जो 7 मार्च की तिथि है, 7 मार्च 2007 से आपके सीएम बनते हैं भुवन चंद खंडूरी जी, है ना। 2007 से सीएम बनते हैं, लेकिन फिर वही बीजेपी में थोड़ा चल रहा था गुटबाजी के कारण अब कितने समय तक रह पाते भुवन चंद खंडूरी जी भी। तो यार एक तो भुवन चंद खंडूरी जी का अगर आपने कार्यकाल देखा होगा, मुझे अच्छे से याद है कि एक गाड़ी हुआ करती थी, और गाड़ी का ये माना कोई टैक्सी जिप्सी है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, और ये ड्राइवर का स्टीयरिंग है, ठीक है। यहाँ से सोचो कि वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ये गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, तो यहाँ पे क्या लगा दिया था, बिल्कुल सेपरेटर लगा दिया था, एक लोहे का डंडा। क्यों क्यों जो पैसेंजर है वो यहाँ तक ना भर के, क्योंकि ड्राइवर कैसे बैठाते हैं पैसेंजर अपने बगल में, और ऐसे गाड़ी चला रहे होते हैं, ऐसे वो कर रहे होते हैं मैनेजमेंट। तो इन सब के कारण बहुत स्ट्रिक्ट थे भुवन चंद खंडूरी, और इनके खुद के नेताओं को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राज नहीं आए। भुवन चंद खंडूरी मतलब बीजेपी हाईकमान को भी राज नहीं आए, क्यों, स्ट्रिक्टता के कारण। नहीं तो बीजेपी के इन्हीं के कार्यों के दौरान आपका महिला का 50% का आरक्षण पास हुआ, इन्हीं के दौरान 108 आई, इन्हीं के दौरान आपके स्ट्रिक्ट रूल आए, परिवहन के जो दुर्घटनाएं उनको कम करने का काम किया गया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी 7 मार्च 2007 को ये जब सीएम बनते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं बनते हैं, 2 साल तक ही सीएम रहते हैं, 27 जून 2009 तक। अभी इनकी छुट्टी, टाटा बाय बाय। तो भुवन चंद खंडूरी सीएम बने, लेकिन कितने, कुछ 2 सालों तक सीएम रहते हैं, लगभग 2.5 साल तक, है ना। अच्छा, अब जो दूसरी विधानसभा थी, इसमें जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष दूसरे अध्यक्ष, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपके अब हरवंश कपूर को। तो हरवंश कपूर जी अब बीजेपी में सरकार में विधायक रहते हैं, है ना। और कुछ इस प्रकार से आपके सीएम रहते हैं मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी 2009 तक। लेकिन फिर बीजेपी में अंतकलह चलती है, और ये देखिए कितने सीएम हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं नित्यानंद स्वामी, दूसरे हो चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे सीएम हो चुके हैं एनडी तिवारी, और चौथे सीएम बन चुके हैं आपके भुवन चंद खंडूरी, और 5वें सीएम के तौर पे अब फिर से चेंज हुए, और उनका नाम क्या था, रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक उनका, क्योंकि वो निशंक के नाम से लिखते थे, तो इसीलिए निशंक उनकी उपाधि है। तो रमेश पोखरियाल है वैसे वो, है ना। तो रमेश पोखरियाल जी अब सीएम बनते हैं। तो सीएम कब से कब तक बनते हैं, तो ये बनते हैं 27 जून 2009 में सीएम बनते हैं आपकी रमेश पोखरियाल निशंक जी। सीएम कब बने, तो 27 जून 2009 में। 2009 में सीएम बनते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं टिकते, क्योंकि इनकी नीतियां भी पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आती। अंतरकलह
फिर से, और 27 जून 2009 से लेके, और ये भी 2 साल तक, 11 सितंबर 2011 तक ऐसे चल रहा था आपस में कि 2 साल भाई तू रहेगा सीएम, 2 साल मैं रहूंगा। तो मेरा भाई नहीं, ऐसे चल रहा कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि तू रहेगा सीएम, मैं रहूंगा सीएम, 2 साल तू 2 साल मैं, अब बाकी का थोड़ा बहुत मैं रह लूंगा। और फिर चेंज हुआ दोबारा। अब दोबारा चेंज कैसे हुआ, फिर दोबारा सीएम चेंज हो गए, और ये जो 6वें सीएम है देख रहे हो, 5 साल में बीजेपी एक सीएम तक नहीं बना पाई प्रॉपर। और अब जो सीएम है, अब वो कौन आते हैं, फिर से आते हैं भुवन चंद खंडूड़ी जी। भुवन चंद खंडूड़ी, ये वही हैं रितु खंडूड़ी जी के पापा, है ना। तो रितु खंडूड़ी जी के कार्यकाल आ गया 21 सितंबर से आ गया, जब तक पुनः चुनाव नहीं होते हैं, पुनः आपके चुनाव नहीं होते हैं। तो ये 2011 से लेके, और ये बनते हैं 13 मार्च 2012 तक, मतलब कुछ महीनों के लिए, 5-6 महीनों के लिए सीएम बने, लेकिन फिर भी, है ना। इस प्रकार से मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी आपके सीएम बनते। तो सीएम का कार्यकाल देख रहे हो आप, बीजेपी में किस प्रकार से काम चल रहा है, उसी प्रकार से कांग्रेस की बारी भी आएगी, चिंता मत करो, कांग्रेस भी ऐसी काम करेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपके बीजेपी की आंतरिक लड़ाई की वजह से सीएम लगातार चेंज हो रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हरवंश कपूर बन चुके हैं, है ना, और इस प्रकार से ये कार्यकाल चलता रहता है। तो दूसरी विधानसभा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसमें आपको ये समझना था, है ना, और चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज जो पिछले वाली स्लाइड में आपको याद रखनी है, इसमें याद क्या रखना है, चलिए देख लेते हैं। एक दो चीजें मैं जो आपको और लिखाना चाहता हूं वो है पहली विधानसभा में, क्योंकि ये पहली विधानसभा है जिसका चुनाव हुआ है ना 2002 में। 2002 में जब कांग्रेस की सरकार है, एनडी तिवारी इस समय सीएम है, तो उस दौरान इनके अब एक वकील होंगे, वकील, और ये होता है सरकारी वकील, सरकार का वकील। अरे सरकार भी तो कोई केस कर सकता है सरकार पे, है कि नहीं है। तो जो सरकार पे केस करता है उसको कौन लड़ेगा, तो एक सरकारी वकील होता है, जो सरकार का वकील होता है, जिसे कहते हैं आप संविधान की भाषा में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो ये महाधिवक्ता हैं, ये एनडी तिवारी के समय में कौन रहते हैं, तो मेहरबान सिंह, मेहरबान सिंह पहले निर्वाचित सरकार के वकील रहते हैं। लेकिन रुको एक मिनट के लिए, मेहरबान सिंह रहते हैं अधिवक्ता, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है महाधिवक्ता में, मेहरबान सिंह गुसाई से पहले, क्योंकि अभी ये देखो 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुए, लेकिन इससे पहले भी तो अंतरिम सरकार है कि नहीं है। यहाँ थोड़ा सा देखें, है ना, ये भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी जी का कार्यकाल जब चल रहा है, तो उस समय भी तो सरकार है, तो उस समय भी तो उनको वकील की जरूरत पड़ेगी अंतरिम सरकार में। तो अब अंतरिम सरकार में भी एक वकील है, इनका नाम याद रखना है, उनका नाम क्या है, इनका नाम है ललिता प्रसाद नैथानी। ललिता प्रसाद नैथानी जी को याद रखना है आपको, अंतरिम सरकार के क्या है, पहले उत्तराखंड के पहले अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार में क्या महाधिवक्ता, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है, ललिता प्रसाद नैथानी जी की मृत्यु हुई है पिछले साल, है ना, इसीलिए तो अंतरिम सरकार में महाधिवक्ता क्या थे, ये महाधिवक्ता, पहले वकील, सरकार के जो सरकारी वकील होते हैं, है ना। तो इतना भी ये याद रखना है, ठीक है। आज के सेशन में आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या क्या दिशा देना चाहता हूं आपको, पॉलिटी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारे उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा से जुड़े हुए। अब 2-3 विधानसभा के चुनाव हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो ये हो ही गया है लगभग, और इसमें हाँ एक दो चीजें तो छूट गई भाई, एक चीज क्या छूट गई इसमें कि कितना % आपका मतदान हुआ और कितनी महिलाएं आई, है ना। तो चलो इसको देख लो जरा सा, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना भी इंपॉर्टेंट जितना पहला वाला है। तो पहला वाला 54% हुआ, इसमें जो मतदान हुआ, चुनाव में कितने लोगों ने भाग लिया, तो कितना % चुनाव में लोगों ने भाग लिया, तो ये है 63.96%, 63% लोगों ने भैया बढ़ चढ़ के भाग लिया। पिछले बार में 54% लोग थे और इस बार थे 63% लोग। और इसमें भी कितनी महिलाएं आई, तो वही जितनी महिलाएं पिछली बार आई थी, तो कितनी महिलाएं आई, यहाँ पे भी 4 महिलाएं विधायक बनी, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका कार्यकाल से लेकर सब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं
वो यहाँ पे आती है ना। तो ये विधानसभा चुनाव, पहले दो विधानसभा चुनाव। हाँ, अब हम विधानसभा जो भवन है उस पर भी चर्चा करेंगे कि पहला विधानसभा भवन है, राजधानी कहाँ थी क्या नहीं थी, है ना। तो उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, जो सीटें थी किस प्रकार से थी, जो भी चीजें हैं, और विधानसभा भवन पे चर्चा करेंगे कल, और कल इंपॉर्टेंट चीजों पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप समझ पा रहे हैं। शुभम सैनी जी, लेट हो गए आप, नमस्कार। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं आपको। ठीक है साथियों, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। शाम को मिलेंगे हम, किस टॉपिक पे मिलेंगे, हम मिलेंगे कल आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब आज शाम को जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो उत्तराखंड का इतिहास। तो देखिए, जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे तब तक एमसीक्यू लगा लो, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू लगाने से आपको काफी कुछ नॉलेज क्लियर होता रहेगा, आपका कुछ नई चीजें भी मिलती रहेंगी साथ में, जो हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, यहाँ ना बताऊं, तो वो शाम को मिल जाता है आपको, है ना। तो एक्स्ट्रा क्लास है आपके हिसाब से, शाम को मिलेंगे एमसीक्यू के साथ 7:30 बजे। तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। धन्यवाद। नमन जी, आपका भी स्वागत है। ठीक है प्रियंका जी।